Hello students, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College बीकानेर. Students, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत पैलिमोन के सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे. पैलिमोन में सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो पैलिमोन जो है वो डिफरेंट सेंस ऑर्गन शो करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटोसिस, देन टैक्टाइलसिटी, नेक्स्ट ऑल्फैक्टरीसिटी एंड फाइनली कंपाउंड आइज. पैलिमोन में स्टैटोसिस या संतुलन पुटियाँ की बात करें तो ये संतुलन पुटी जो होती है एक जोड़ी छोटे सफ़ेद माला के दाने के समान क्यूटिकली और गोलाकार खोखले कोश होते हैं. प्रत्येक जो होते हैं जो कि एंटीन्यूल के प्रीकोक्सा खंड के अंदर एक संतुलन पुटी डॉर्सल वॉल से चिपकी पाई जाती है. इसका अति छोटा जो होता है स्टैटोसिस्टिक एपर्चर प्रीकोक्सा के अवतल सतह या जिसे कहते हैं डिप्रेशन में ऊपर की ओर खुलता है. इंटेग्यूमेंट जो होते हैं इनके एक छोटे से फोल्ड से ढका हुआ होता है. एंटीन्यूल जो होता है वो नर्व की एक छोटी स्टैटोसिस्टिक ब्रांच संतुलन पुटी में जाती है. संतुलन पुटी की गुहिका अंडाकार रेत के अति महीन कणों से भरी और बहुत से लंबे कोमल जो होते हैं रिसेप्टर सीटी द्वारा लेयर्ड होती है. प्रत्येक जो होते हैं ग्राही शूक के अंदर संतुलनीय तंत्रिका की एक छोटी शाखा प्रवेश करती है. ग्राही शूक में एक फूला हुआ बेस और एक लंबी जो होती है शुंडाकार जो होती है शेफ्ट, दो भाग होते हैं. शेफ्ट जो होता है वो केंद्र की ओर रहता है, वह बीच में मुड़ी होती है और मुड़े हुए भाग से आगे भाग पर ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं. नेक्स्ट हम फंक्शंस ऑफ स्टैटोसिस के बारे में बात करें तो संतुलन पुटियाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी या जिसे हम कहते हैं गुरुत्व बल की दिशा को ग्रहण करके ओरिएंटेशन या स्थिति निर्धारण एवं संतुलन या जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अंगों का कार्य करती है. इसके अंदर स्थित रेत के कण स्टैटोलिथ की भांति कार्य करते हैं. तैरते हुए झींगे की स्थिति में जैसे कोई परिवर्तन होता है तो स्थिति से संबंध रेत के कणों में भी विस्थापन हो जाता है. विस्थापित हुए रेत के कण कुछ संवेदी शूकों पर दबाव डालकर उन्हें उत्तेजित कर देते हैं. उत्तेजित शूक इस सूचना को तंत्रिकाओं द्वारा ब्रेन में पहुंचाते हैं और जंतु अपनी स्थिति को ठीक कर लेता है. अब झींगा समय समय पर निर्मोचन करता है और उसके साथ संतुलन पुटी भी उतार दी जाती है. यही कारण है कि जो फ्रेशली मोल्टेड या जिसे हम कहते हैं नव निर्मोचित जंतुओं की स्थिति निर्धारण की शक्ति बहुत कुछ समाप्त हो जाती है. निर्मोचन के पश्चात जब संतुलन पुटी का नया स्तर बन जाता है, नई लेयर बन जाती है, तो जंतु जो होता है वो डॉर्सल एपर्चर पृष्ठ छिद्र द्वारा संतुलन पुटी में रेत के नए कणों को धारण कर लेता है. नेक्स्ट हम टैक्टाइल सीटी या जिसे हम टैक्टाइल ऑर्गन्स या टैंगो रिसेप्टर्स स्पर्शग्राही अंग के बारे में बात करेंगे. तो टैक्टाइल सीटी जो होते हैं बेसिकली एंटीनी और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं. प्रॉन में जो होता है सेंस ऑफ हियरिंग का अभाव होता है, श्रवण की संवेदना का अभाव होता है, परंतु यह अपने स्पर्श अंगों या टैक्टाइल ऑर्गन्स या टैंगो रिसेप्टर की सहायता से स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है. इसमें ये अंग जो होते हैं वो प्लूमोस सीटी के रूप में जो कि उपांगों के चपटे भागों जैसे तरणपादों की शाखाओं पर झालर बनाते हुए पाए जाते हैं. प्रत्येक जो होती है स्पर्शग्राही या जिसे हम कहते हैं टैंगो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो शूक एक खोखला जो होता है आउटग्रोथ होता है जिसमें एक नवतंतु
पाया जाता है, तंत्रिका तंतु पाया जाता है। यह 2 खंडों का बना होता है। आधारी खंड या जिसे हम शैफ्ट कहते हैं कुछ मोटा होता है, एक झिल्ली की सहायता से इंटेग्यूमेंट के साथ में जुड़ा रहता है। दूरस्थ खंड जिसे हम ब्लेड कहते हैं, धीरे धीरे जो होता है वो पतला होता जाता है और उस पर छोटे छोटे जो होते हैं बार्ब्स की 2 पंक्तियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं। दोनों एंटीनी जो होते हैं, दोनों जो होते हैं एंटीना के लंबे टेंटिकल्स स्पर्शकों को भी उनके कार्य के अनुसार स्पर्श संवेदी की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम ऑल्फैक्टरी सीटी या जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन या कीमो रिसेप्टर्स घ्राण अंग या रसायन ग्राही अंग की बात करेंगे। तो रसायन ग्राही या घ्राण संवेदी अंग जो होते हैं रासायनिक उद्दीपनों के प्रति क्रिया करते हैं। ये अंग प्राणी के माउथ पार्ट्स और जो होते हैं फ्लैजिला ऑफ एंटीन्यूल्स लघु संगिका के जो कशाभों और गिल कोशों के अंदर की भित्ति पर पाए जाते हैं। प्रत्येक जो होती है एंटीन्यूल, प्रत्येक एंटीन्यूल के बाहरी स्पर्शक के अंदर की ओर छोटी शाखा में एक अनुदैर्घ्य ग्रूव पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पाई जाती है, अनुदैर्घ्य खांच पाई जाती है, जिसमें असंख्य जो होते हैं ऑल्फैक्टरी सीटी या जिसे हम कहते हैं घ्राण शुक पाए जाते हैं। प्रत्येक शुक की रचना 2 खंडों द्वारा होती है। नीचे जो होता है बेसल पार्ट जो होता है जिसे हम शैफ्ट कहते हैं, कुछ एक लचीली झिल्ली द्वारा इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण से जुड़ा रहता है। दूरस्थ खंड जिसे हम ब्लेड कहते हैं कुंद रूप से ब्लंटली गोली हो जाता है। प्रत्येक शूक में लघु शंकिकी तंत्रिका की घ्राण कोश तंत्रिका शाखा से एक छोटा जो होता है नर्व फाइबर तंत्रिका तंतु जो होता है निकलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रोप्रियोसेप्टर्स ये ग्राही शरीर के संपूर्ण अंदर के भाग में पाए जाते हैं। इनके द्वारा शरीर जो होता है आंतरिक स्टिमुलस आंतरिक जो होते हैं उद्दीपनों जैसे शारीरिक स्थिति, पोस्चर, पेशी क्रिया इत्यादि का अनुभव किया जाता है। Eyes, there are a pair of compound eyes. They are stalked. The eye stalks are in orbital notches near the base of the rostrum. Each eye stalk has 2 segments. Proximal segment attached to the integument, distal segment with eye at its free end. कंपाउंड आई की यदि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्रॉन के एक जोड़ी काले और अर्ध गोलाकार नेत्र होते हैं। प्रत्येक नेत्र एक छोटे गतिशील और 2 जॉइंटेड स्टॉक के ऊपर स्थित रहता है। रोस्ट्रम के आधार भाग पर दाएं बाएं 2 ऑर्बिटल नॉच में स्टॉक जो होता है या वृंत वाला भाग स्थापित रहता है। प्रत्येक नेत्र की रचना में स्वतंत्र दृष्टि तत्वों या इकाइयों की एक बड़ी संख्या होती है जिसे हम कहते हैं नेत्रांशक या ओमेटिडिया। ओमेटिडिया जो होते हैं इसे हम लिटिल आई या छोटा नेत्र भी कहते हैं। इस प्रकार के नेत्र जो होते हैं कंपाउंड आईज या संयुक्त नेत्र कहलाते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है कि इस प्रकार के नेत्र जो होते हैं एनिमल किंगडम में अन्य किसी भी समूह में नहीं पाए जाते हैं। एक नेत्र के सभी जो होते हैं ओमेटिडिया जिनकी संख्या लगभग 2500 होती है, रचना में समान और अरी रूप से अरेंज्ड या व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक ओमेटिडिया में अनेक कोशिकाएं इसकी केंद्रीय अक्ष के साथ व्यवस्थित रहती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया। कॉर्निया जो होती है जो कि नेत्र की सबसे बाहरी पारदर्शी कॉन्वेक्स क्यूटिकल की परत स्वच्छ मंडल या कॉर्निया का निर्माण करती है।
कॉर्निया की बाहरी सतह पर अनेक वर्गाकार जो होते हैं फैसेट्स जो होते हैं पाए जाते हैं, जिनमें एक ग्राफ पेपर के समान दिखाई देते हैं। इंसेक्ट्स के नेत्रों में ये जो होते हैं फलक वर्गाकार न होकर षटभुजाकार या हेक्सागोनल होते हैं। प्रत्येक फलक या वर्ग के नीचे एक जो होता है वो ओमेटिडिया स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्निएजन सेल। तो प्रत्येक कॉर्निया जो होता है इसके तटों पर पतला, बीच में मोटा होकर एक बाइकॉन्वेक्स कॉर्नियल सेल की रचना करता है। लेंस के नीचे दो जो होती हैं कॉर्निएजन सेल्स पाई जाती हैं, जो कि मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। जब मोल्टिंग या निर्मोचन में पुराना कॉर्निया उतर जाता है, तब ये सेल जो होती हैं नए कॉर्निया का सीक्रेशन या स्त्राव कर देती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोन सेल या शंकु कोशिकाएं। कॉर्नियाई जो होती हैं सेल्स के नीचे 4 लंबी जो होती हैं कोन सेल्स जो होती हैं, है ना, ये जो होती हैं पाई जाती हैं, जो कि वाइट्रली स्थित रहती हैं, जो एक पारदर्शी होमोजीनियस जो होते हैं समांग जो होते हैं क्रिस्टलाइन कोन का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर के सिरे लंबे और शुंडाकार होते हैं। नेत्र में कॉर्निया से कोन सेल्स के सुदूर सिरों तक का भाग जो होता है वो कैसा होता है, डायऑप्ट्रिकल रीजन कहलाता है, अपवर्तन क्षेत्र। यह प्रकाश को अंदर के संवेदी भाग या रिसेप्टर रीजन पर फोकस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैब्डोम एंड रेटिनी सेल्स। रेटिनल सेल्स या रेटिनी कोशिकाएं और रैब्डोम के बारे में बात करेंगे। तो शंकु जो कोशिकाएं हैं कोन सेल्स के अंदर के सिरे एक लंबी जो होते हैं तरकुरूप छड़ रैब्डोम पर स्थित होते हैं, जिस पर ट्रांसवर्स जो होती हैं अनुपस्थ धारियां पाई जाती हैं। रैब्डोम का सीक्रेशन जो होता है इसके चारों ओर स्थित जो होती है 7 लंबी जो होती है रेटिनल सेल के एक समूह से होता है। रैब्डोम और रेटिनल सेल्स मिलकर नेत्र का जो होता है वो ग्राही क्षेत्र जो होती है बनाती हैं। इनके अंदर के सिरे जो होते हैं बेसल मेम्ब्रेन पर टिके रहते हैं। इस झिल्ली के पश्चात ये जो होते हैं ऑप्टिक गैंग्लियन के नर्व फाइबर तंत्रिका तंतुओं के साथ सतत रहते हैं। ऑप्टिक जो गैंग्लियन होता है जो कि ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमेटोफोर्स या वर्णकी कोशिकाएं। प्रत्येक ओमेटिडिया या नेत्रांशक जो होते हैं पड़ोसी ओमेटिडिया से गतिशील अमीबॉब काली जो होते हैं पिगमेंट सेल या क्रोमेटोफोर्स के आवरण द्वारा पृथक रहता है। ये 2 क्रमों में अरेंज या व्यवस्थित रहते हैं। बाहरी क्रम जो कि कोन सेल्स का साथ होता है जिसे हम आइरिस पिगमेंट कहलाता है, और अंदर की ओर स्थापित क्रम को जो कि रैब्डोम को एक दूसरे से पृथक करती है रेटिनल पिगमेंट कहलाता है। प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तनों के अनुसार ये अमीबॉइडल पिगमेंट सेल्स जो होती हैं अमीबॉब जो होती हैं वर्णक कोशिकाएं अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती हैं। यदि प्रॉन में हम विजन की बात करें, विजन इन प्रॉन की बात करें तो प्रॉन में 2 टाइप्स का विजन पाया जाता है। डे टाइम में दिन के समय when the intensity of light is high, जब लाइट इंटेंसिटी तीव्र होती है तो विजन जो होता है वो कैसा होता है मोज़ेक टाइप होता है। और नाइट के समय डिम लाइट में जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है लेस होती है, कम होती है, लाइट की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता कम होती है रात के समय, तो विजन जो होता है उसे हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड टाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे मोज़ेक विजन।
मोज़ेक दृष्टि की यदि हम बात करें तो कंपाउंड आईज की कार्यप्रणाली जो होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स या जटिल होती है। इस प्रकार के नेत्र में फोकस करने की क्षमता और बिंब की स्पष्टता कम होती है। इस प्रकार के नेत्र गति को समझने और पेरिफेरल विजन के लिए सर्वोत्तम होते हैं। यह एक दक्ष प्रकाशग्राही अंग की भांति कार्य करती है। गतिशील वृंत पर स्थित होने के कारण यह सिर के ऊपर राडार के एंटीना की भांति लगभग चारों ओर घूम सकता है तथा जंतु को लगभग 360 डिग्री दृष्टि उपलब्ध कराता है। इसका प्रत्येक ओमेटिडिया नेत्रांशक देखी गई वस्तु के छोटे छोटे भागों के अलग अलग बिंब बनाते हैं। अतः झींगे या प्रॉन जो होते हैं इनमें इस प्रकार के नेत्र वाले अन्य सभी आर्थ्रोपोड्स एनिमल में देखी गई वस्तु का बिंब अनेक टुकड़ों का बना एक प्रकार का मोज़ेक सा लगता है। इस प्रकार की जो दृष्टि होती है जिसे हम कहते हैं मोज़ेक विजन, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों से बने होने के कारण मोज़ेक जो होता है शिल्प कला की भांति होता है। इसके द्वारा गतिशील वस्तुओं को पहचाना जाता है। इस प्रकार के बने संयुक्त बिंब की प्रकृति प्रकाश की विविध तीव्रता के अनुसार बदलती रहती है और प्रायः प्रकाश की तीव्रता के अनुसार दो प्रकार के बिंब बनते हैं। ऐसा जो होता है वो वर्णकी कोशिकाओं के प्रकाश की कम या अधिक तीव्रता की गति से संभव होता है। सुपरपोजिशन इमेज या जिसे हम कहते हैं सुपर इम्पोज विजन की बात करें तो डिम लाइट में रात्रि के समय मंद प्रकाश में वर्णक कोशिकाएं इस प्रकार गति करती हैं कि वे दूरस्थ और प्रारंभिक वर्णकों में पृथक हो जाती हैं और आसपास के ओमेटिडिया प्रकाशीय रूप से पृथक न रहकर संयुक्त रूप से कार्य करने लगते हैं। इस दिशा में प्रकाश की तिरछी किरणें भी अपने मार्ग में पड़ने वाले अनेक ओमेटिडिया से गुजरती हुई बिंब का एक चिन्ह अंकित करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है जिसके आसपास के बिंदु एक दूसरे को आंशिक रूप से ढक कर एक सतत प्रतिबिंब बनाते हैं और इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन इमेज। यद्यपि यह प्रतिबिंब चमकीला नहीं होता है, इससे जंतु को अपने चारों ओर की वस्तुओं का कुछ ज्ञान हो जाता है। मोथ्स और फाइन फ्लाइज जो होती हैं इनके समान जो होते हैं जुगनू जो होते हैं इनमें कुछ इंसेक्ट्स के नेत्र जो होते हैं स्थायी रूप से इसी प्रकार के होते हैं और यही कारण है कि वे रात्रि में देख सकने के लिए एडेप्टेशन या अनुकूलित परंतु दिन के लिए जो होते हैं ये ब्लाइंड होते हैं। अधिकांश जो होते हैं आर्थ्रोपोड एनिमल की भांति प्रॉन जो होते हैं प्रकाश की तीव्रता के अनुसार दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने नेत्रों का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपोजिशन इमेज। तो तीव्र प्रकाश या दिन के प्रकाश में वर्णक कोशिकाओं में इस प्रकार का प्रसार होता है। वे एडजेसेंट ओमेटिडिया को प्रकाशित रूप से पृथक कर देते हैं। ऐसी दशा में एक ओमेटिडिया से होकर प्रकाश की किरणें दूसरे ओमेटिडिया में नहीं जा पाती हैं। ये किरणें जो होती हैं जो कॉर्निया पर तिरछी पड़ती हैं पिगमेंट सेल वर्णक कोशिकाओं द्वारा शोषित हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उनका कोई दृष्टि प्रभाव नहीं होता है। कॉर्निया पर केवल लंबवत रूप से पड़ने वाली प्रकाश की किरणें ही ओमेटिडिया से होकर गुजर सकती हैं। रेबडोम पर प्रतिबिंब का एक बिंदु बनाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा प्रतिबिंब पास पास रखे अनेक टुकड़ों से बना एक ऐसा मोज़ेक होता है जिसमें हल्की सी गति भी आसानी से ज्ञात हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें प्रत्येक ओमेटिडियम जो होता है संपूर्ण क्षेत्र के एक भाग का प्रतिबिंब बनाता है। इन आंशिक प्रतिबिंबों के परस्पर जुड़ने से एक सामान्य चित्र बन जाता है और इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम कहते हैं मोज़ेक या एपोजिशन इमेज कहते हैं।
इस प्रकार के प्रतिबिंब का चमकीलापन इसके बनाने में सम्मिलित ओमेटिडिया की संख्या और उनके एक दूसरे से पृथक होने पर निर्भर करता है। रात्रि में न दिख सकने वाले आर्थ्रोपोड्स एनिमल जैसे बटरफ्लाई में नेत्र स्थायी रूप से इसी प्रकार के पाए जाते हैं। इसी कारण वे केवल दिन में तेज प्रकाश में ही देख पाती हैं। इस प्रकार के नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब बहुत अच्छा नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। यह नेत्र केवल थोड़ी दूर के लिए अच्छा कार्य करता है। यही कारण है कि अधिकांश आर्थ्रोपोड्स एनिमल हमेशा जो होते हैं नियर साइटेड होते हैं। इसके अलावा जो होता है ऑप्टिक नर्व की बात करें तो इन आवेगों ऊर्जा की जो इलेक्ट्रोकेमिकल तरंगे हैं इनको मस्तिष्क में ले जाने का कार्य जो होती है वो ऑप्टिक नर्व करती है, जहां इसका ठीक ठीक विश्लेषण और एक सीधे अपराइट जो होता है मेंटल इमेज के रूप में अंकन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉन के पैलिमोन के सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।